हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज काफ़ी समय से हमारे भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन को मूर्त रूप देने के लिए लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा रहा है और हर क्षेत्र में लड़कियां अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। माता पिता कहते हैं कि हमारी बेटी क्या बेटों से कम है, लेकिन लड़कियों को उनका अधिकार सम्मान दिलाने की प्रतिस्पर्धा में हम माता पिता कहीं ना कहीं बेटों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सभी कानून महिलाओं के हित में हैं और पुरुषों को महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ बोलने का ना तो कानून है और ना ही अधिकार है। और लड़कियों की तरह लड़कों का शोषण भी घर से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुमसे शादी कौन करेगा। और जब लड़के पढ़ लिख जाते हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता है, तब उनसे हम माता पिता कहते हैं कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो तुमसे शादी कौन करेगा। और यदि घर में दो बेटे हैं, एक नौकरी करता है और एक बिना नौकरी वाला है, तो हम माता पिता ही नौकरी वाले बेटे के साथ में अलग व्यवहार करते हैं और जो लड़का नौकरी नहीं करता उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। तो हम माता पिता को अपने बेटों के साथ में इस तरह से दोगला व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज प्रताड़ित पुरुषों की संख्या महिलाओं से कई गुना ज़्यादा है। ऑफिस में उनकी महिला मित्र या सहयोगी द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है और जब पति हारे थके घर पर आते हैं, सोचते हैं कि घर जाऊंगा तो पत्नी के साथ बैठकर चाय पीऊंगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तो घर पर पत्नी किसी न किसी बात को लेकर प्रताड़ित करती है। और पुरुष अपनी परेशानी ना अपने माता पिता से कह सकते हैं, ना ही अपने भाई बहनों से, और इस तरह की सज़ा उनके लिए बहुत ही भयावह ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर देती है। और उस पर भी कई पत्नी बिना वजह तलाक का केस दायर कर देती हैं। एक महिला से पूछा गया कि आप पति से तलाक क्यों ले रही हैं। इस पर महिला ने कहा, मेरा पति हद से ज़्यादा शरीफ है, ना वो मुझे डांटता है, ना मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है। हद तो यहाँ तक भी है कि कई पत्नी सिर्फ इसलिए तलाक ले लेती हैं कि पति की प्रॉपर्टी से भारी भरकम रकम मिल जाए, फिर अपने मायके वालों के साथ या दूसरी शादी करके ऐसे ज़िंदगी गुजारे। और अतुल सुभाष के केस में भी कुछ इसी तरह का वाक़या हुआ। तो पहले मैं अतुल सुभाष के बारे में कुछ विशेष बातें बताती हूँ। तो अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी थे एवं वर्तमान में डीजीएम जैसी सीनियर पोजीशन पर थे। और शादी.com के माध्यम से निकिता सिंघानिया, जो कि जौनपुर रोहट्टा की निवासी हैं, उनसे उनका विवाह हुआ था। और अतुल सुभाष बेंगलोर में जॉब करते थे और शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में अनबन होने लगी थी और निकिता अपने मायके चली गई थी और वहाँ से अतुल सुभाष के पास तलाक का नोटिस भेजा और अतुल सुभाष ने तलाक देने से मना किया। तो 10 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर के दीवानी न्यायालय में झूठा मुकदमा दायर किया और 498A के अनुसार अतुल सुभाष पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का केस लगवा दिया। और इस केस में क्रूरता, मारना पीटना, मेंटल हिरेसमेंट, टॉर्चर इत्यादि बातें आती हैं। और उसके अलावा 125 CRPC दंड प्रक्रिया संहिता केस लगा दिया और जिसमें कि मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता आता है। इस तरह से उन पर 6 केस लगा दिए गए। और जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, प्रताड़ित हो गए, तो इन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 1.5 घंटे का वीडियो बनाया कि वो सिस्टम से हार गए हैं, अपने पत्नी से, पत्नी के परिवार वालों से हार गए हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। और उन्होंने अपने बेंगलोर के फ्लैट में ही फांसी लगा करके सुसाइड कर ली। और अतुल सुभाष के माता पिता ने उनके बच्चे की कस्टडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उनके पोते का कुछ पता नहीं है और उनके पोते को उनकी बहू किस तरह से रखेगी। तो वो चाहते हैं कि कोर्ट के द्वारा बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी हमको दी जाए, हमारे पास में हमारे पोते को रखा जाए, क्योंकि अब हमारा बेटा नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा पोता है। तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि पोता हमारे पास दिया जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अतुल सुभाष के जो वकील हैं
उन्होंने भी उनके केस में पूरी मेहनत नहीं की और जब उन्हें पता था कि अतुल सुभाष की पत्नी कानूनी विवाद के निपटारे के लिए 3 करोड़ अपने लिए एवं 30 लाख बेटे के लिए मांग रही थी और जबकि अतुल सुभाष की मंथली सैलरी 84,000 थी, तो उनकी सैलरी, बैंक की डिटेल, सारे साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए जाने चाहिए थे। और उसके अलावा यदि पत्नी जॉब करती है तो वह मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है और यदि कोर्ट के संज्ञान में ये बात आती है कि पत्नी अच्छी खासी नौकरी कर रही है तो कानून का उल्लंघन करने के लिए उसको सज़ा भी मिलती है। और आज की भागती दौड़ती लाइफ में नौकरी की टेंशन में युवाओं में पावर में थोड़ा बहुत कमी आ जाती है, तो युवतियां इस पॉइंट को आधार बनाकर भी पति से तलाक लेती हैं, कोर्ट के सामने उसको जलील करती हैं। जहां तक मुझे लगता है कि महिलाओं को भी योग ध्यान चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये जो भौतिक सुख होते हैं इनके पीछे भागने से सुख नहीं, दुख ज़्यादा मिलता है। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें और अपने पति के साथ में एक आदर्श जीवन बिताएं। इस तरह की बातों को सोच करके ना तो अपने जीवन को खराब करें और ना ही अपने बच्चे और पति के जीवन को खराब करें। कोरोना के टाइम पर अतुल सुभाष की पत्नी अपने बेटे को लेकर के मायके गई हुई थी, तो अतुल सुभाष और उसके माता पिता ने सोचा कि चलो कोरोना में अपने घर गई है, बच्चे की भी सेफ्टी हो जाएगी, बच्चा ठीक रहेगा और कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो लेकर के वापस आ जाएगी। लेकिन उसी बीच अतुल सुभाष की पत्नी ने उसके पास में तलाक का नोटिस भेजा और उसने कहा कि नहीं, मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ। तो फिर उस पर केस लगा दिए और उस पर रोज़ ही पैसों के लिए कि मुझे कभी पीजी में जाने के लिए पैसे चाहिए, और यदि वो बच्चे से मिलना चाहता तो बच्चे से मिलने के लिए भी उससे पैसे मांगे जाते थे। वह पैसे दे देता कि एक बार उसको उसके बच्चे को दिखा दिया जाए, तो उस बच्चे का वीडियो तक भी नहीं दिखाया गया। जितने दिन अतुल सुभाष जिंदा रहे वो अपने बच्चे के लिए लगातार तड़पते रहे, ना उससे बात कराई और ना ही बच्चे की शक्ल दिखाई गई उसको, और आखिरी समय तक भी उसको उसके बेटे से नहीं मिलने दिया। और वह अपने बेटे के लिए इलेक्ट्रॉनिक टॉय, कार वगैरह इकट्ठी करता था, क्योंकि वो खुद भी इंजीनियर था, तो सोचता था कि उसका बच्चा भी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हो, इंटेलिजेंट हो। लेकिन उसको एक बार भी अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया। उसके एवज में काफ़ी रकम वसूल की गई उससे। और आप सोचिए ज़रा कि अतुल सुभाष और उसके परिवार को किस तरह प्रताड़ित किया गया होगा कि उसने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, वीडियो में अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि जब तक न्याय न मिले तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए, और यदि न्याय नहीं मिलता तो न्यायालय के पास वाले गटर में मेरी अस्थियाँ बहा दी जाएँ। और उन्होंने कहा कि मैं रात दिन मेहनत करके जितना भी कमाता हूँ वो मेरे दुश्मनों अर्थात पत्नी और उसके घर वालों को मिलता है। और अतुल सुभाष 84,000 पर मंथ कमाता था और 40,000 उन्हें एलिमनी देना पड़ता था, अर्थात भरण पोषण का खर्च। तो देखिए, ये जो भरण पोषण या गुजारा भत्ता का कानून है, इसके लिए भी कुछ नियम हैं। यदि पति बीमार है, बेरोजगार है, उसके माता पिता के पास कोई संपत्ति नहीं है और यदि वे अदालत में सबूत पेश करता है तो फिर उसे गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये संविधान का नियम है, ये कानून है। और दूसरी तरफ जज का फरमान होता है कि चाहे आप घर बेचो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें गुजारा भत्ता देना होगा। तो ये जो जज के संविधान से भी ज़्यादा जज के नियम बड़े हो गए हैं, इस वजह से भी हमारे बेटे आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, और वाइफ भी इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करती है। एक निर्दोष इंसान पर उसकी पत्नी ने इतने केस लगा दिए जैसे वह कितना बड़ा मुजरिम हो, और यदि पति पर केस लगाए जाते हैं तो पत्नी के वकील के माध्यम से एविडेंस देने पड़ते हैं। बिना सबूत के यदि किसी भी व्यक्ति पर केस लगाया जाता है तो पत्नी, जज एवं उसके वकील सभी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। और अतुल सुभाष को भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, और ये कहा जाता है कि जब वकील
केस लिखते हैं तो जो लेडी होती है जो तलाक लेती है या केस करती है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि जो उसके पति है उनके खिलाफ़ क्या क्या लिखा जा रहा है। उसको सब पता होता है, उसके परिवार वालों को बैठा कर ही उनसे मीटिंग करके ही लिखा जाता है, फाइल तैयार की जाती है। तो ये नहीं कहा जा सकता है किसी भी वकील के द्वारा कि पत्नी की गैर मौजूदगी में वकील केस तैयार करते हैं या पति के खिलाफ़ कुछ लिखते हैं। अतुल सुभाष को उसके माता पिता ने कितनी आर्थिक तंगी में पढ़ाया था और 12 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके वो नौकरी के लिए आते जाते थे और माता पिता ने मात्र 2-2 जोड़ी कपड़ों में रूखा सूखा खाकर बेटे को पढ़ाया, काबिल बनाया। फुटपाथ से कपड़े खरीद करके लाते थे और बेटा भी पिता के संघर्ष को जानता था। 24 किलोमीटर दूर स्कूल जाता था, ऊंचे नीचे रास्ते थे, बारिश होती थी। उसके फादर बोलते थे बेटा आज स्कूल मत जाओ, तब भी स्कूल जाता था क्योंकि बोलता था यदि मैं स्कूल नहीं गया तो मेरा जो कोर्स है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। और खुददार माता पिता के खुददार बेटे को न्याय की नगरी में भिखारियों की तरह दर दर भटकना पड़ा। निकिता कानूनी विवादों को निपटाने के लिए 3 करोड़ और बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग करती थी और अतुल को उसकी पत्नी निकिता की मां एवं भाई एवं चाचा ने इस हद तक प्रताड़ित किया कि उस पर कई सारे केस लगा दिए और उस पर रोज एक नया केस लगाया जाता था। अतुल सुभाष की पत्नी तलाक भी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि कभी वो बच्चे के नाम पर और कभी खुद पीजी में रहने के नाम पर, कभी मेंटेनेंस के नाम पर उससे भारी भरकम रकम लेती थी। और प्राइवेट जॉब में आप चाहे कितनी भी सीनियर पोजीशन पे हो, आपको आसानी से छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी अतुल सुभाष को तारीख पर बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता था और 2 साल में 120 तारीख लगी और हर तारीख पर जाना ही पड़ता है, नहीं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए जाते हैं। और हर तारीख पर उससे जज के असिस्टेंट 500 रुपये लेते थे और जज निकिता के वकील उसके घर वाले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे उसको। एक दिन अतुल सुभाष ने अपनी परेशानी बताई तो निकिता ने कहा तुम मर क्यों नहीं जाते। तो यह सुनकर जज भी कैबिन में ठहाके लगा करके हंसने लगे। आखिरकार अतुल सुभाष इतना होनहार बेटा था, एक जिम्मेदार पति और पिता था और अपनी पत्नी और सिस्टम से हार गया। और अब हमको हर रोज़ यही डर लगा रहेगा कि अब किसका बेटा एलिमनी केस और पत्नी से प्रताड़ित होकर के मौत को गले लगा लेगा। संविधान द्वारा यह कानून बनना चाहिए कि यदि कोई महिला ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रही है तो सत्य पर आधारित साक्ष्य पेश करे, न कि वकीलों के मनगढ़ंत साक्ष्यों के आधार पर महिला के पति को दोषी ठहराया जाए। और लड़कियों को भी यह समझना होगा कि आप झूठा केस लगाकर अपने शौक पूरा करने की बजाय द्वारा यह कानून बनाना चाहिए कि यदि कोई महिला ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रही है तो सत्य पर आधारित साक्ष्य पेश करें, न कि वकीलों के मनगढ़ंत साक्ष्यों के आधार पर महिला के पति को दोषी ठहराया जाए। और लड़कियों को भी यह समझना होगा कि आप झूठा केस लगा करके अपने शौक पूरे करने की बजाय खुद कमाएं, नौकरी करें और खुद भी अच्छे से रहें और अपने पति और अपने बच्चे को भी अच्छी तरह से एक आदर्श माँ की तरह उन्हें पाले पोसे और एक आदर्श पत्नी बने। तो आखिरकार एक बेटा सिस्टम से अपनी पत्नी से हार गया, नहीं लड़ सका वो लड़ाई झूठे कानून से, पत्नी की साजिश से नहीं खरीद सका वो 3 करोड़ रुपए देकर जज को। हर क्लास में अव्वल आने वाला लड़का, डीजीएम जैसी सीनियर पोस्ट पर जॉब करने वाला लड़का, कभी ना हारने वाला लड़का हार गया अंधे कानून से और अपने माता पिता भाई को सारी उम्र रोने के लिए छोड़ गया। आखिरकार कब तक कानून कागज के नोटों से बिकता रहेगा और यूं ही मानवता को शर्मसार करता रहेगा। अब हमको यही डर लगा रहेगा कि पत्नी से प्रताड़ित होकर कौन सा बेटा मौत को गले लगा लेगा।